जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा सॉल्यूशंस कराने वाले हैं। देखिए हमारे पास ये पूरा यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर पूरा सॉल्यूशंस के साथ बताऊँगा, उत्तरों के साथ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये वायरल पेपर है, इसको जो सॉल्व कर लेते हैं तो आपके देखिए 70 में कम से कम 69 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, फुल सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना। पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में जितने भी जीवन परिचय, निबंध, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अच्छे से वीडियो को वॉच करना, तभी समझ में आएगा। और अभी से स्किप करके वीडियो को देखोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि यही जो आपके बहुत ही अच्छी तरीके से परसेंटेज को बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अनुक्रमांक ये आपको डाल लेना है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता नाम। फिर 823 MX ये सेट नंबर है, ध्यान रखना। इससे पहले मैंने आप लोगों को EW और DD वाला करा दिया है, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये निर्देश हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मैं आप लोगों को ऐसे टाइम नहीं नष्ट करूँगा, जब वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जाओगे ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना अच्छी तरीके से। अब खंड आ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है कि सेवा सदन उपन्यास है, प्रेमचंद की, जैनेन्द्र कुमार की, धर्मवीर भारती की, यशपाल। देखिए जो सेवा सदन उपन्यास है ये प्रेमचंद जी का है, राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला है कलम का सिपाही कृत है, यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा की, अमृत राय की, यहाँ पर प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही कृत है, अमृत राय जी की है, और ये जीवनी विधा पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। वीडियो पूरा देखना, अभी और सारी चीज़ें बताऊंगा। पूरा पेपर सॉल्व करवाना है, चाहे जितना भी है अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिले। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, उपन्यास है कि नाटक है कि आत्मकथा है कि काव्य है। तो देखिए सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है। किसकी है, तो धर्मवीर भारती की है, ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर हिंदी का प्रथम उपन्यास है, गोदान है कि गबन है कि परीक्षा गुरु की, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है, और इसके जो लेखक कौन है, तो लाला श्री निवास दास जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन, बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण चौधरी मिश्र की, यहाँ पर राधाचरण गोस्वामी की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है पंचपात्र किस विधा पर आधारित है, तो ये देखिए ये एक निबंध है। क्या है, डी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, या एक निबंध है। उसके बाद में अगला रस मीमांसा के लेखक बिना चीटिंग किए हुए है, और कमेंट में जरूर बताना कि 20 में से कितने आपको राइट आंसर मालूम है। तो क्या है यहाँ पर देखिए रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। और वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो 360 लगा लेना, ठीक है। अगला अमीर खुसरो कवि हैं, आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल। तो देखिए जो अमीर खुसरो हैं ये कवि कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आदिकाल के कवि हैं, ध्यान रखना। ये किस काल के कवि हैं, तो आदिकाल के अमीर खुसरो हैं कवि, तो ये ध्यान रखना है। और कमेंट में अपना टारगेट जरूर ही फिक्स कर देना कि जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आपका टारगेट कितना है, 95% की, 90%, 70% की, 80% की, 85%। कमेंट जरूर ही कर देना सभी लोग। अगला यहाँ पर कौन सी रचना यहाँ पर सूरदास की नहीं है, तो यहाँ सूरसागर होगा कि शबद की, सूरसारावली की, साहित्य लहरी। देखिए सूरदास की रचना कौन सी नहीं है, तो शबद नहीं है, बाकी सभी हैं। साहित्य लहरी भी है, सूरसागर भी है, सूरसारावली भी है। अगला कबीर ने लिखी हैं, सूक्तियाँ लिखी हैं कि साखी की, कविताएं की, कहानियाँ। तो देखिए जो कबीर ने लिखी हैं ये क्या लिखी हैं, तो ये यहाँ पर साखी लिखी हैं, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला है हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है, बहुत सिंपल सा होता है, कुछ नहीं समझना है। और जो करुण रस का स्थायी भाव वो शोक होता है, ध्यान रखना है। 2 ही रस पूछे जाएंगे आपके, रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन में, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अगला है चरण कमल बंधो हराई में कौन सा अलंकार, रूपक की, उपमा की, उत्प्रेक्षा की, श्लेष। तो देखिए चरण कमल बंधो हराई में जहाँ पर उपमेय में मान का निषेध रहित आरोप हो, वहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार होता है। इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर चरणों को क्या है, कमल रूपी बताकर उसकी एक रूपता बताई गई। इसमें मतलब भेद ना रखकर एक रूपता, कमल और भगवान के चरणों की एक रूपता बताई गई है, तो उसमें क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार कौन सा होता है, जिसमें उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, मतलब समानता बताई जाए। उसमें देखिए इसमें भेद नहीं रखा जाता, लेकिन इसमें समानता बताई जाती है एक वस्तु दूसरे वस्तु से, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला इसका उदाहरण है। तो उसमें क्या है, जो पीपल का पत्ता होता है ये हमारे मन की तरह डोलता है, तो दोनों में समानता बताई गई हो, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। बहुत सिंपल से है। अगला है रोला छंद के कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, बी वाला इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ये जरूरी याद कर लेना, एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, अनादर में कौन सा उपसर्ग है? तो अनादर में यहाँ पर देखिए जो हमारा कौन सा अन हो जाएगा, अन धन आदर हो जाएगा, अनादर हो जाएगा इसका उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है। अगला, नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न में इसमें क्या नवरत्नों का समूह समास विग्रह करोगे तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। जिसमें संख्यावाचक होता है उसको हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। और जिसमें आपको यहाँ पर नवरत्न की जगह जैसे कोई और शब्द दे दिया जाए, यहाँ पर पूछा जाए कि जैसे सप्तऋषि, तभी द्विगु समास होगा। और यहाँ पर त्रिफला और ये सभी क्या, तिरंगा, ये सभी द्विगु समास में आएंगे। जिसमें यहाँ पर नवरत्न की जगह जैसे दे दिया गया माता पिता राजा रानी, बीच में योजक चिन्ह है, या फिर माता और पिता, राजा और रानी, या गरीब और अमीर, जो इस प्रकार से शब्द हों तो समझ जाना वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। मतलब जिसमें योजक चिन्ह लगा हो और का लोप हो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जिसमें संख्यावाचक हो जैसे नवरत्न, चौराहा सॉरी, और यहाँ पर सप्तऋषि, तिरंगा, ये सभी द्विगु समास में आते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगला, आग का पर्यायवाची है तो अनल आग का पर्यायवाची है। अगला, प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो यण संधि होती है। बहुत सिंपल, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य बोलते हैं। और उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है? तो कृतवाच्य भी होता है, कर्मवाच्य भी होता है, भाववाच्य भी होता है, उपयुक्त सभी होते हैं। निजवाचक सर्वनाम है तो यहाँ पर आप जो है ये क्या है? यह एक निजवाचक सर्वनाम है। तो 20 ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और कमेंट कर देना 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। अब चलते हैं खंड भाव वर्णात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। देखिए, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती। वीडियो पूरा देखना, फुल सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा। भले ही ये वीडियो आधा घंटा या 1 घंटा का बने, लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देखना, धीरे से अच्छी तरीके से देखोगे तभी अच्छे मार्क लाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है। तो अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती, वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से क्या है? भयभीत रहती थी। उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद में भगवान ने सुन लिया कि आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ, अब तुम इसका महल बनाओ या मकान, चिर विश्राम में जाती हूँ। तो पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पर अवतरण का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए और पूछा गया कि यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, इसी को हल करना है। तो पहले वाले का ही मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए संकेत डाल देना, ऐसे अश्वारोही पास आया, जाती हूँ, आखिरी में संकेत का मतलब होता है पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिखने होंगे। उसके बाद में रोमन अंकों में ए लिखा था, अवतरण का संदर्भ लिखना है तो हेडिंग डाल देना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। जब इसका संदर्भ लिखोगे, ये कौन से पाठ से लिया गया है? ममता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? ममता नामक पाठ से। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो संदर्भ कैसे लिखना? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से संकलित है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो ये रेखा खींची हुई है इसी की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। जो ये लाइन खींची हुई है, चाहे एक लाइन मतलब 1 लाइन में हो, ये लाइन खींची हो 2 लाइन में हो, तो उसी की केवल व्याख्या करना है। यहाँ तक आपको करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। तो कैसे करना है देखिए यहाँ पर, तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसके बाद में यहाँ पर ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली, और ये बस इसी प्रकार से आपको इतना ही लिखना, डर से भयभीत रही थी, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, जितना पूछा गया उतना ही लिखना है। फिर क्या, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? तो यहाँ पर देखिए ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपनी निवास स्थल में लेकर भयभीत रहती थी। तो बहुत सिंपल सा, इसी में इसका आंसर मिल जाता है। ये प्रश्न का तो समझ में आया, तो ये 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में अगला है यहाँ पर खावाला की हम लोग एक ही करना होगा, ठीक है, का खाओगे 21वें प्रश्न में, लेकिन आपको एक ही करना है। तो हम लोग कच्ची मिट्टी के समान, मूर्ति के समान रहते हैं, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में का रूप करे। तो देखिए ये किस पाठ से लिया गया है, इसको भी उसी प्रकार से हल कर लेना। ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? मित्रता नामक पाठ से लिया है, और उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। मैंने एक बता दिया है।
उसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, और एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा जैसे मैंने बताया है, सेम इसी प्रकार से करना है इसी को। फिर 22वां क्वेश्चन क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल करना है। इसमें भी 2 आएंगे, एक ही आपको करने जो आपको पता हो। तो देखिए इसमें क्या है, पहला ही क्वेश्चन आपको हल करके बताऊंगा। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समझाए सौदे बूझत सांच नहासी, कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौदासी, और कैसे बरन भेज कैसो कहीं रसमय अभिलाषी, और पावो गे पुण्य कियो आपनो जोरे करेगुई गांसी, और सुनत मोह हवै रहियो बावरो सूर सबय मत नासी। तो इसमें देखिए जब सूर दिया है तो समझ जाना ये इसके जो कवि हैं, इस पैराग्राफ के कवि हैं, इस पाठ के कवि कौन हैं, तो यहाँ पर सूरदास जी हैं जब सूर लिखा है, और जो पूछा जो और इस पाठ का नाम क्या है, पद है। तो कैसे लिखना है, इसमें भी आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया ये आपको बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, 2 ही लाइन की व्याख्या करना जिसमें ये रेखा खींची हुई है, बस ये आपको समझना जरूरी है। तो देखिए उसी प्रकार से संकेत लिख लेना है। निर्गुण कौन, आखिरी में 2 शब्द जो हैं मतिनासी, बस। अब संदर्भ, तो संदर्भ में कैसे लिखना है, देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद, मैंने बताया पाठ का नाम मालूम होगा और जो लेखक कवि या लेखक का नाम मालूम होगा, संदर्भ लिख पाओगे। तो पद नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके कवि कौन है, यहाँ पर सूरदास जी हैं। ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना, 2 ही लाइन की व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना। तो गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हम तुमको सच सच पूछ रही हूँ, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। बस ऐसे ही आपको 2 ही लाइन की व्याख्या करना है, ये 2 लाइन की केवल व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद में अगला है क्या है, एक था कि मधुकर जो शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो पद्यांश में मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, आपको 6 नंबर इसमें भी पक्के हो जाएंगे। अगला है, इसी में एक और पूछा गया था अथवा करके, ये देखिए किस पाठ से लिया गया है। नभ में गर्वित झुकता नासीस, पर अंक लिए हैं दिनछार, मन गल जाता नत विश्व देख। तो ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये यहाँ पर देखिए हिमालय से लिया गया है। कहाँ से, हिमालय से लिया गया है, और महादेवी वर्मा इनकी कवित्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, मैंने एक बता दिया है इसका अनुवाद सहित, और उसको एक आप लोग कर लेना व्याख्या सहित, मैंने बता दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 23वां क्वेश्चन क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। 2 दिए हैं, इनमें से एक ही करना है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले वाले का बताऊंगा, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतिम संस्कृत महत्तम प्रयत्नम अकुर्वन्ते अस्माकं जीवन संस्करणा या उसके बाद में यहाँ पर यान आचारान विचारान च अदर्शयन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति ही। तो देखिए ये किस पाठ से लिया गया, ये यहाँ पर भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया है। तो बहुत सिंपल सा, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो कैसे करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 23 का डाल देना है। संकेत मानव जीवन से अस्माकं संस्कृति, संदर्भ पाठ का नाम मैंने बताया भारतीय संस्कृत। तो बहुत सिंपल सा, इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्करण नामक पाठ से संकलित है। अब अनुवाद, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ही क्या है, हमारी संस्कृति है। उसके बाद में हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। तो इसी प्रकार से इसको हल कर लेना, बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार से ये किस पाठ से लिया गया, इसमें देखिए पहले ही वाराणसी दिया है, तो ये इसका पाठ का नाम है वाराणसी। तो इसको भी संदर्भ सहित अनुवाद, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। अब 24वां क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक को आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। इसमें भी 2 पूछे गए, जो आपको पता वो करना है। तो इसमें मैं आप लोगों को आपदो दुर्गामी चसाचरो न च पंडिता अमुखा स्फुटकता चयोजना स पंडिता, इसका बताने वाले हैं अनुवाद हिंदी में सहित। तो देखिए इसमें भी संकेत आपको पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिख लेना है, जिससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। बहुत सिंपल सा संदर्भ हो गया। अब अनुवाद कैसे करना है, इसको अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ दोनों को, जिससे आप लोग कोई भी आ जाए तो आपको पक्के हो जाएंगे आपके नंबर। आपदो दूरगामी, बिना पैर वाला है फिर भी मीलों दूर जाता, चसाक्षरों अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखा स्फुटकता, बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट बोलता है, चाहे जना सा पंडिता, जो समझ जाए या जान जाए वही क्या है, पंडित है।
उसके बाद में ये किस पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धोन ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। ये संदर्भ लिखोगे आसानी हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। ये भी सिंपल सा है, ये भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया है। इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, एक ही आपको करना है। लेकिन अब चलते हैं यहाँ पर अपने पठित खंड का अपने जिले पर आधारित के आधार पर सारांश लिखिए। 3 नंबर का पूछा जाएगा, इसको बाद में बताएंगे। सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को किसका जीवन परिचय बताने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बताऊंगा। इससे पहले जयशंकर प्रसाद रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बता दिया है। तो वीडियो आप लोग देख लेना, बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे जीवन परिचय लिखना है, वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भी करोगे, बी वाला, सी वाला, ए वाला जो भी करोगे ऐसे डाल देना है। जीवन परिचय हेडिंग कैसे लिखना है, देखिए इसको याद भी कर लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक ग्राम में हुआ था। जो इनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक गांव में हुआ था। उसके बाद में इनका पिता का नाम महादेव साय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है, इन्होंने कलकत्ता विद्यालय में MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। उसके बाद में और परीक्षा में ये सदैव प्रथम आते थे। उसके बाद में कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये उसके बाद में पटना की कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। उसके बाद में कुछ गलत हो जाए एक बार काटना, उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है। फिर आगे इसी में लिखना है कि प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। जो इनका मन था, इनका जो मन था प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने अनेक बार जेल की यातनाएं भी की और भारत संविधान के निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने भी गए। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनको भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया और देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया या सम्मानित किया गया। इस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है, इतना ही बड़ा लिखना है। और देखिए, और इनकी जब मृत्यु कब हुई, 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में रचनाएं में चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इसी प्रकार से इनको तैयार कर लेना। ये जीवन परिचय एक बार में नहीं समझ में आया, वीडियो फिर से दोबारा चालू कर लेना, यहाँ से देख लेना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं बताऊँगा दोबारा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगला है देखिए, यहाँ पर दिए गए यहाँ पर कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास, बिहारी लाल, तुलसीदास, एक का ही आपको जीवन परिचय देना है। तो आज के इस वीडियो में सूरदास जी का बताऊंगा। इससे पहले बिहारी लाल, तुलसीदास जी का आप लोगों को जीवन परिचय बता दिया। तो कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 26 का खा डाल देना है, सूरदास कर देना जो भी करोगे। जीवन परिचय, अब देखिए सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान मानते हैं। अगला आगे लिखना है, सूरदास जी जन्मांध अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों के मतभेद हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे इसमें लिखना है, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है। क्या है, इन्होंने क्या किया है, कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का एक ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं। कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो सूरदास जी थे ये जन्मांध अंधे नहीं थे, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है ये बिना आँखों के देखे बिना ये संभव नहीं है। ठीक है, तो यही बताया गया। अगला है, इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध अंधा कहा है। उसके बाद में यहाँ पर सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास उसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौघाट पर रहकर जीवन प्रयत्न
कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे और सन 1583 ईस्वी पर सोली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में रचनाएं में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि ये पूछा जाता है अपने पाठ्य पुस्तक में कोई एक कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो श्लोक देखिए कैसे लिखना है। 27वां क्वेश्चन है, तो कैसे लिखना है, श्लोक ऐसे हेडिंग डाल देना है, मरणम मंगलम एक ही लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। मैंने पहले दो जो बताए हैं वो ना लिख कर आपको दूसरे लिखने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये आप लोग कम से कम 3 श्लोक तैयार कर लो। तो मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपिनम यत्र कस्यम साकाशी के निमित्त, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न उतारोगे टाइम ही बर्बाद होगा, ऐसे ही आप लोग लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं खंडकाव्य, उसके बाद में निबंध देखेंगे, बाद में यहाँ पर आपको पत्र लेखन भी बताऊंगा। तो पहले खंडकाव्य देख लेते हैं। खंडकाव्य देखिए अपने अपने जिले वाइज होते हैं। यहाँ पर देखिए खंडकाव्य पूछा जाता है, 25वां क्वेश्चन है। ये अपने अपने जिले वाइज होते हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, बाकी ये जैसे थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए जो खंडकाव्य होते हैं ये अपने अपने जिले वाइज होते हैं। जैसे हमारे हरदोई जिले में जयसवास खंडकाव्य है, जैसे आपके जिले में कोई और होगा, तो ये आपको जो आपके जिले में है वो आपको कर देना है, अच्छी तरीके से लिख देना है। कम से कम हमको 8-9 लाइन में इसको खंडकाव्य होता है वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला क्या पूछा जाता है, प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से 1-2 ही करने हैं। ये देखिए पूछे जाते हैं 28वां होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 नंबर के होंगे, 1-1 नंबर के करने होंगे। तो कौन, जिसे यहाँ पर वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली है। पहला पूछा गया था वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली है, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली है, भारतीय संस्कृति की दृष्टि है। तो देखिए जो अगला ये अलकछिंद्रा का आसीत, तो अलकछिंद्रा यवन राज आसीत। चंद्रशेखरा का आसीत, तो चंद्रशेखरा देशभक्ता चा आसीत। तो इसी प्रकार से 4 आएंगे, 2 ही आपको करने हैं। अगला है 29वां निबंध पूछा जाएगा, 7 नंबर का होगा, 4 होंगे, इनमें से 1 ही करना है। तो आज के इस वीडियो में स्वदेश प्रेम पर निबंध बताऊंगा कि कैसे लिखना है, डी वाला। इससे पहले मैंने बहुत सारे निबंध बता दिए हैं, तो वीडियो आप लोग वो जरूरी देख लेना। तो स्वदेश प्रेम ऐसे हेडिंग डाल देना है, रूपरेखा प्रस्तावना, देश प्रेम का अर्थ, देश प्रति के कर्तव्य, भारतीयों का देश प्रेम उपसार। रूपरेखा का मतलब होता है जो हेडिंग में आप लोग निबंध लिखोगे वो सबसे पहले लिखना है। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना। तो देखिए प्रस्तावना में कैसे लिखना, ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वाधिक रचना है जननी, जो निस्वार्थ की प्रतीक है, प्रेम का ही पर्याय है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। निस्वार्थ का प्रतीक है, प्रेम का ही पर्याय है, स्नेह मधुर और बयार है, सुरक्षा का अटूट कवच है, संस्कारों के पौधों को ममता के जल से सींचने वाली चतुर उद्यान रक्षिका। इसलिए जननी और जन्मभूमि की महिमा को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। 2 नंबर का पक्का हो जाएंगे। उसके बाद में देश प्रेम का अर्थ, ये जो मैंने बताया था ये आपको लिखना है। तो इसमें कैसे लिखना है, देश प्रेम के अर्थ में देश प्रेम का तात्पर्य है कि देश में रहने वालों जड़ चेतन सभी से प्रेम, देश में सभी झोपड़ियों महिलाओं तथा संस्थाओं से प्रेम, देश के रहन सहन रीति रिवाज वेशभूषा से प्रेम, देश के सभी धर्मों मतों भूमि पर्वतों नदी वन तृणलता सभी से प्रेम और अपनत्व रखना, उन सब के प्रति गर्व की अनुभूति करना सच्चा देश प्रेमी के लिए देश का कड़कड़ पावन और पूज्य होता है। तो देश प्रेम के अर्थ में ऐसे आपको लिख देना है। अगले में लिखना है देश के प्रति कर्तव्य कैसे लिखना है, जिस देश में रहे हमने जन्म लिया है, जिसका अन्न खाकर और अमृत समान जल पीकर सुखद वायु का सेवन कर रहे हैं, हम बलवान हुए हैं, उस देश के प्रति हमारे अनंत कर्तव्य हैं। हमें अपने प्रिय देश के लिए कर्तव्य पालन और त्याग की भावना में श्रद्धा सेवा एवं प्रेम रखना चाहिए। अपने देश के ऋण से कभी भी यहाँ पर उऋण नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखना, भारतीयों का देश प्रेम में लिखना है, माँ भारत के ऐसे असंख्य नर रत्नों को जन्म दिया है जिन्होंने असीम त्याग भाव से प्रेरित होकर हंसते हंसते मातृभूमि पर प्राण अर्पित कर दिए हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह आदि ना जाने कितने वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। इस प्रकार से देश के प्रेम में लिखना है। उपसार आखिरी होता है जो निबंध का, ये सबसे आखिरी माना जाता है। तो इसमें कैसे लिखना, खेद का विषय कि आज हमारे नागरिकों में देश प्रेम की भावना अत्यंत दुर्लभ होती जा रही है। हमें अपने राष्ट्र की दशा व छवि अनिवार्य रूप से सुधारनी होगी। हमें स्वदेश प्रेम की भावना के साथ साथ समस्त मानवता के कल्याण को भी
ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से लिखना, कम से कम आपको 1.5 पेज में लिखना है, 7 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है जो क्लास 10th में है। 12th वालों के लिए 12 नंबर का आपको लिखना होता, तो वो बड़ा लिखना होगा। अब 30वां जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, 4 नंबर, या फिर अपने मित्र को, मतलब एक पत्र आएगा आपको लिखने को अथवा के दो आएंगे, इनमें से एक ही करना है। तो देखिए कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 30 डाल देना है। जे छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र ये है, तो सेवा में कमा लगाना श्रीमान प्रधानाचार्य, एक लाइन छोड़कर नीचे लिखना है और इधर से लिखना है जैसे इस बच्चे ने लिखा है। फिर अपने स्कूल का नाम डालना है, जो भी हो सकता है, गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई। फिर जो भी विषय हो, तो छात्रवृत्ति हेतु प्रधानाचार्य, फिर महोदय जो सेवा लिखा था सेम इसी के नीचे कामा लगा देना। फिर जो श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखा था सेम इसी के नीचे लिखना। सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी नहीं है। वे विद्यालय में शुल्क और तथा अन्य खर्चों के लिए भार उठान पाने में असमर्थ हैं। मैं अपनी पिछली कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ तथा खेल कूद व अन्य प्रतियोगिताओं में अनेक पदक जीते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि जो लिखा था, देखिए ये पैराग्राफ में आपको अपना जो भी डाउट हो वो आपको बताना है, और दूसरे में आपको क्या करना है वो आपको इसमें लिखना होता है दूसरे पैराग्राफ में। तो यहाँ पर आपको लिखना है जो यहाँ सेम से लिखा था ऐसे लिखना। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय के छात्रवृत्ति कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। दिनांक डाल देना जो भी हो सकता है। आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहित कुमार, कक्षा 10। बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तब आपको वहाँ पर नाम नहीं डालना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से लिखना है जैसे इसने लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरा पेपर सॉल्व करवाया है। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, और कमेंट कर देना आप किस पर वीडियो चाहिए। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।